नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है सीडीबी 5 का पंच में। आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ 5 शानदार प्रश्न लेके और उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन लेके। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेटवे ड्रग? निम्नलिखित में से कौन सा एक गेटवे ड्रग नहीं है? अब ये गेटवे ड्रग क्या होता है और फिर हमें नहीं है पूछा गया है, नॉट अ गेटवे ड्रग। ठीक है, तो जब हम गेटवे ड्रग कहते हैं तो ये जो टर्म है गेटवे, ये होता है हमारे पास जो हमारे पास लीगल कंजम्पशन के लिए अलाउड होता है। जो हमारे पास कानूनी रूप से सेवन किया जा सकता है। यानी हम ये मानते हैं कि ड्रग के तौर पर ये बहुत माइल्ड होते हैं और इनका प्रैक्टिस आम आदमी आराम से कर पाता है। और जनरली हम देखेंगे कि जो ये गेटवे ड्रग होता है, इन्हीं का हमें एडिक्शन देखने को ज्यादा मिलता है विद इन द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी इसको यूज कर रही होती है। तो जो कौन कौन सी चीजें यूज कर सकती है, तो अल्कोहल गेटवे ड्रग है। हम अगर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, अल्कोहल हमारा गेटवे ड्रग है, टबैको हमारा गेटवे ड्रग है, और मैरिजुआना भी कहीं कहीं हमें गेटवे ड्रग के रूप में देखने को मिलता है। कहीं कहीं जैसे हम इंडिया में भांग कहते हैं, इंडिया में हम इसी को कहते हैं ना भांग, तो भांग पीना अलाउड है। अभी होली आएगी तो होली के ऊपर भांग पी जाती है। शराब अलाउ कर रखी है, तंबाकू अलाउ कर रखा है। क्या चीज अलाउ नहीं कर रखी? कोकीन अलाउ नहीं कर रखा। ये हमारे पास एक साइकोटिक ड्रग है, ये हमारे पास एक सिवियर ड्रग हमें देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स बहुत सिवियर होते हैं। तो इसीलिए यहां पर क्योंकि पूछा है कौन सा गेटवे ड्रग नहीं है, तो कोकीन एक गेटवे ड्रग नहीं है हमारे पास। तो इसलिए आंसर यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? आंसर यहां पे हमें चौथा देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट यहां पे बात होती है द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट्स दैट, प्रेरणा के सिद्धांत में कहता है कि, अब यहां पर अगर हम देखें एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये किसकी है? तो ये हमारे पास व्रूम की है। ये व्रूम की थ्योरी हमें देखने को मिलती है। और ये किसके ऊपर बात करती है? एक्सपेक्टेंसी, यानी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी फंक्शनिंग से, किसी वर्क से, है ना। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसके ऊपर बात करेगी? हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटकम क्या मिलेगा। तो ये आउटकम के ऊपर फोकस्ड होती है, ये परिणाम के ऊपर निर्भर करती है अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन जो डिजायरेबिलिटी ऑफ द आउटकम, जो इच्छा पर निर्भर करती है, तो यहां पर उसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो एक्सपेक्टेंसी कि हमें कोई वर्क करने पे, कोई चीज करने पे क्या एक्सपेक्टेड होगा, इसको हम एक्सपेक्टेंसी, ये हमें रूम ने 1964 में हम देखते हैं कि 1964 में इसको देते हैं वो थ्योरी को, और ये हमारे पास जो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहलाती है। तो आंसर यहां पे चौथा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। ह्यूरिस्टिक मेथड एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय, अनुमानी विधि निम्न के द्वारा अधिगम पर जोर देती है। तो जब हम ह्यूरिस्टिक मेथड की बात कर रहे हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड को हम देखें तो ह्यूरिस्टिक मेथड हमें क्या देखने को मिल रहा है? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग का मेथड है ये हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग का मेथड है। और इसमें हम देखें तो ये डिस्कवरी पे फोकस करता है, ये खोजने पर फोकस करता है स्वयं करके, स्वयं करके। तो इसीलिए आंसर यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? डूइंग एंड डिस्कवरी देखने को मिलता है। ह्यूरिस्टिक एक तरह से खोजी विधि है, एक तरह से डिस्कवरी मेथड है, लेकिन इस डिस्कवरी मेथड में हम स्वयं कुछ चीजें करके और उसको खोजने के पीछे हम यहां पर मंशा को देख रहे होते हैं। तो आंसर यहां पे फर्स्ट देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। Which of the following compares the human cognition to the working of a computer? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है?
तो मानव को एक कंप्यूटर की तरह, जो मानव का कॉग्निशन है, ह्यूमन कॉग्निशन है, उसको कंप्यूटर की तरह प्रोसेस करता हुआ बताना। यानी ये बताना कि जैसे हम कंप्यूटर में देखते हैं हमारे पास सीपीयू होता है, हमारे पास इनपुट होता है, हमारे पास आउटपुट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये हमारा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से ह्यूमन कॉग्निशन में बताना कि हमारे पास इनपुट क्या आएगा, हमारे पास प्रोसेसिंग कहाँ होगी, हमारे पास आउटपुट क्या होगा, उन सारे फंक्शंस को ढूंढना, उन सारे के सारे ऑर्गन्स को ढूंढना, उनके इस बेस पे जब हम स्टडी करते हैं अपने ह्यूमन कॉग्निशन को, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। और ये प्रोसेसिंग मॉडल किसने दिया? ये मॉडल हमारे पास जॉर्ज मिलर का दिया हुआ है। ये मॉडल हमें जॉर्ज मिलर का देखने को मिलता है। जॉर्ज मिलर इस मॉडल को देते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। और यहीं पे हमें मिलर फिर कॉग्निटिव के हमें कॉग्निटिव थ्योरी के हमें प्रोपाउंडर देखने को मिलते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रोपाउंडर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने मिलर ने फिर अलग अलग तरह से हमारे पास जो थ्योरीज हैं जो कॉग्निशन को समझने में मदद करती हैं, उसको वो देते हैं। तो यहाँ पर मॉडल का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो आंसर यहाँ थर्ड रहा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। Some parents do not explain the rules but force the child to adhere to them at any cost. This type of parents is known as, कुछ माता पिता नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं लेकिन बच्चे को किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। तो नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करना, लेकिन खुद उन नियमों को नहीं मानना, खुद उन नियमों को नहीं मानना। तो यहां जब हम देखें तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये बॉमरिन, डायना बॉमरिन का हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल से थ्योरी है। डायना बॉमरिन का हमारा पेरेंटिंग स्टाइल थ्योरी है। तो ये जो हमें अभिभावन शैली सिद्धांत देखने को मिलता है, इसमें ये 4 तरह की शैलियों की बात करती हैं। जो ये शैली है जिसमें जबरदस्ती नियम बनाए जाते हैं लेकिन खुद के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहते हैं, सत्तावादी पेरेंटिंग कहते हैं। इसको सत्तावादी पेरेंटिंग कहते हैं। वहीं पर अथॉरिटेटिव, आधिकारिक पेरेंटिंग, या फिर इसको डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग कहते हैं, इसको लोकतांत्रिक अभिभावन कहते हैं। तो इसमें पिता, जो इसमें पेरेंट्स हो गए, माता पिता, और साथ ही जो बच्चे हो गए, वो मिलकर नियम तय करते हैं। और मिलकर नियम तय करने के बाद माता पिता भी और बच्चे भी दोनों उस नियमों को फॉलो करते हैं। और उसमें जो दंड होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं कि अगर माता पिता ने उन नियमों को तोड़ा तो उनको भी दंड भुगतना होता है, खुद ही दंड देना होता है, और बच्चों को भी। तो यहां पर इस तरह की प्रक्रिया को हम डेमोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव कहते हैं, आधिकारिक कहते हैं। वहीं पर अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, यानी कोई ध्यान नहीं देते बच्चे के ऊपर, जो कर रहा है कर रहे, नहीं कर रहा है नहीं करे, तो इसे हम कहते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। और फिर अनुमोदित पेरेंटिंग, यानी जो पैम्परिंग करते हैं बच्चों की, बच्चा जो कहता है वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसे परमिसिव पेरेंटिंग कहते हैं। तो सबसे खराब परमिसिव पेरेंटिंग होती है, सबसे खराब परमिसिव पेरेंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा बिगड़ता है। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग जो है वो ड्यूअल होती है, कभी बिगड़ भी सकता है बच्चा, संभल भी सकता है बच्चा, किसका प्रभाव है बच्चे के ऊपर, इन सब पे निर्भर करता है, जो हमारे अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है। परमिसिव पेरेंटिंग हमारे पास सबसे खराब होती है, जिसमें बच्चा बिगड़ेगा ही, क्योंकि आप बच्चे की पैम्परिंग कर रहे हैं, जो बच्चा मांग रहा है वही देने को तैयार हो जाते हैं, जो बच्चा कहता है वही करने को तैयार हो जाते हैं पेरेंट्स, बच्चे के हिसाब से सब कुछ चला रहे होते हैं, तो उसे हम परमिसिव पेरेंटिंग कहते हैं। यहां आंसर हमारे पास क्या है? डी, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जो कि हमारे पास एक टफ पेरेंटिंग मानी जाती है। तो उत्तर यहां पे हमें चौथा देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये था आज का 5 का पंच। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी के सभी जो है क्वेश्चंस और उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी तरह चैनल को अपना प्यार देते रहिए। आगे और वीडियोस देख के मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी साथियों। नमस्कार।